Assalamualaikum, good morning, Subha Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah and it's a brand new week. It is a brand new week और आपको पता ही है ओवर द वीकेंड भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूलो अर्ज में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश होती रही है। मानसून का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है इन सब कॉन्टिनेंट इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को इसने दोबारा से मुतासर करना शुरू कर दिया है। इस मरतबा भी अनप्रेसिडेंटेड बारिश की पेशगोइयाँ हैं। पिछली दफ़ा हम एक बहुत बुरे सैलाब से गुजरे हैं जिससे ताहाल लिटरली ताहाल हम रिकवर नहीं कर पाए हैं और दोबारा ऐसा लग रहा है कि ये आफत हमारे दर पर दस्तक दे रही है। बिल्कुल, आपको पता है कि वार्निंग्स हैं, बल्कि आज कल की भी वार्निंग्स हैं, तो इट हैजंट स्टॉप्ड एट ऑल। और आपको वैसे ही पता है कि ये महीना तो एक मॉनसून की लपेट में होता है। बट आई मस्ट कन्फेस कि जितना अगर चलें पिछले साल से कंपेरिजन कर लें तो इफ़ वी ओनली टॉक अबाउट द कराची सिटी तो अभी तक बड़ी बचत हुई है बिकॉज बारिशें। अच्छा, आपके बारिश हुई कल परसों? मतलब थोड़ी सी, हाँ, कल थोड़ी बहुत कहीं छींटा पड़ता है। बेसिकली हो ये रहा है कराची में कि खुलकर बारिश नहीं हो रही है और जब खुल के बारिश नहीं हो रही है तो अजीब हब्स किसी कैफियत, आपको सारे पंजाब वाले भी जानते हैं, जब बारिश ना हो और टुकड़ों टुकड़ों में बारिश हो तो फिर एक हब्स की कैफियत हो जाती है, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। खैर अच्छी बात यह है कि आजकल धूप में वो तमाज़त, वो शिद्दत, वो तेज़ी नहीं है। हाँ, वो नहीं है, लेकिन वो जो बिकॉज ऑब्वियसली कराची शहर है, ज़रा बड़ा है, कभी किसी एक हिस्से में थोड़ी सी बारिश फिर किसी दूसरे हिस्से में थोड़ी सी बारिश, तो वो इम्पैक्ट वो बारिश वाला नहीं आता। वो एक खुश सा जो है वो माहौल स्टिल रहता है। कहने का शायद ये भी मतलब है कि थोड़ी बहुत बारिश तो हम भी चाहेंगे कि ज़रा खुल के हो जाए। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी कल परसों, हुई थी ना थोड़ी बहुत बारिश टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सिटी। हमारी यहाँ तो हुई थी, मैंने आपको बताया था, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सिटी हुई थी और बहुत वहाँ पर कोशिश की जा रही है रेन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स बनाने की और सब कुछ स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स बनाने की, सब कुछ उखाड़ कर दोबारा तकरीबन तामीर कर लिया गया है। अगर आप शहर का हाल उस तरह देखें, हम साउथ की बात कर रहे हैं, तो फिर तो खुशी होती है कि बारिश अभी नहीं हो। ठीक है, इतनी कोशिश के बावजूद मेरा वैसे ही चंद गलियों से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। हाँ, लेन 3, लेन 4, लेन 5 वगैरह से आगे हैं मेरे घर से का थोड़ा सा 5 मिनट के ड्राइव के फासले पे। वो 5 मिनट की बारिश में दोबारा से 6 इंच 8 इंच पानी में भरी हुई थी। तो मैं कह रहा था कि There you have it. एक्चुअली ये काम शायद बड़ा अच्छा ही हो रहा होगा। वी आर नॉट गोइंग और आई एम श्योर ये चंद इलाके स्पॉट्स शायद ऐसे होंगे। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। मतलब इस मौसम में अगर आप हर चीज़ खोल के रखी होगी आपने, तो थोड़ी सी भी बारिश होगी तो वो भर ही जाएगा, जिसका खदशा हमें कुछ हफ्तों से था और हम इसी अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात कर भी रहे थे। ये तो खैर अल्लाह की तरफ से है कि उस तरह बारिश हुई नहीं है और होपफुली शायद ना हो। अच्छा जी, बारिश के साथ साथ एक और मसला जिसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को मुतासर किया हुआ है। लाहौर में आपको पता है जैसे तूफ़ानी बारिश हुई थी, लोगों के घर 2-2 दिन बिजली नहीं आई थी और बाज़ ऐसे लोग हैं जहां पर ऐसे इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग उस तरह से उस तवातुर से नहीं होती, वहां पर भी जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड टॉकिंग अबाउट लाहौर, कराची में तो मामूल पे है ये बात कि बिजली नहीं आई और बिजली नहीं आनी और पूरा दिन नहीं आनी और कई घंटे नहीं आनी और 3 घंटे की लोड शेडिंग है गैर एलानिया। फिर 1 घंटे बिजली आती है, गर्मी का आलम आपके सामने है, फिर एट टाइम्स चूल्हे में से गैस भी चली जाती है। सो दोहरा अजाब, दोहरी अजियत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। साइड चल रहा होता है। देयर आर एरियाज इन कराची जहाँ लिटरली 12 घंटे बिजली नहीं थी और बारिश का तो हमने हाल बता ही दिया। तो वी आर ट्राइंग टू गेज कि ये रीजनिंग क्या होगी। चलो पंजाब में तो बात समझ आती है, ऑल्दो उसको भी नहीं होना चाहिए कि अगर बारिश हो रही है तो ये सिस्टम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट व्हाई ओवर हियर? सोचने वाली बात है ना अब्दुल्ला। यहाँ तो मतलब उस तरह बारिश भी नहीं हुई जिस पे हम एक मलबा जो है या ब्लेम जो है वो डाल सके। और अगर लाइन लॉसेस का मसला है, बिजली की चोरी का मसला है, तो भाई मैं अगर उस इलाके में रहता हूँ जहाँ पर कुछ लोग बिजली चोरी करते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों आप सालों से अजियत में मुब्तला किए हुए हैं? आप लाइन लॉसेस का अपना सद्देबाब खुद करें, आपने केसेस करने हैं, गिरफ्तारियां करनी हैं, जो करना है आप करें। आप क्यों, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है जैसे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद बी ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एक पोर्शन है जहाँ पे कच्ची आबादी है, फिर बाकी सारा बी ब्लॉक है नॉर्थ नाज़िमाबाद का। अब नॉर्थ नाज़िमाबाद के बी ब्लॉक में घंटों की लोड शेडिंग होती है, ये जवाज़ बना करके वो कच्ची आबादी में बिजली चोरी होती है। तो भाई अगर बिजली चोरी हो रही है तो आप उसका तदारुक खुद करें। वहाँ के जो रिहायशी जो मकीन अपना बिल रेगुलरली देते हैं उनको क्यों आपने मुसीबत में डाला हुआ है? तो ये तो बड़ा एक
एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। अच्छा, इस पे कोई सामने आया, इस पे गवर्नर सिंध सामने आए और उन्होंने तो धमकी दे डाली कि भाई KE का लाइसेंस मनसूख कर सकते हैं हम, या इनफैक्ट उन्होंने मुतालबा कर दिया क्योंकि आवाम उनसे शिकायत करते हैं और ये वाले गवर्नर ऐसे हैं जो ज़्यादा होते हैं आवाम में, बहुत ज़्यादा। और फिर ऑब्वियसली एहसास होना चाहिए ना कि एक्चुअली आवाम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, तो लिहाजा उनके लिए हम आवाज़ बनेंगे। तो लिहाजा ये उनकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा बैकड्रॉप में हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। वी वांट टू टेल यू कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद कराची, तो एक बहुत ही एक इलाका है जहाँ से हमारा पोर्ट जो है कनेक्ट होता है, माड़ीपुर का इलाका है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम कराची यू परहैप्स वुडंट नो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि लोगों ने, शहरियों ने बहुत एहतजाज किया, सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी, बहुत से लोग जमा हो गए। आप देख ही रहे हैं पूरा एक एक्शन जो है वो हुआ, और जिससे कंटेनर्स वगैरह का आना जाना भी बहुत मुतासर रहा, बिकॉज ये वो इलाके हैं जहाँ वो हम 12 घंटे वाली बात कर रहे थे ना, इन जगहों पे लिटरली अब्दुल्ला दिस इज लाइक क्रिमिनल। गर्मी की शिद्दत आप देखें, जरा मौसम का हाल देखें, और आधा आधा दिन बिजली ना। गवर्नर सिंह ने क्या कहा ये भी सुनिए जरा। जुल्म और सितम देखें, जो 25,000 कमा रहा है उसका बिल 30,000 रुपये आ रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा है अरबाब इख्तियार को कि KE का जो लाइसेंस है इसको रिन्यूअल ना किया जाए। उसके अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से भी इस्लामाबाद में बात हुई, जहां US नेशनल डे था, वहां पर भी उनसे ये कहा कि इसके ऊपर नज़र सानी करें। अगर कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रिन्यूअल करना ही इतना ज़रूरी है, ऐसी शराइत है, तो कम से कम पूरा कराची है 5 लोगों को ये लाइसेंस दें, इनकी इजारादारी को ख़त्म करें। अब ये कराची के लोग ही ख़त्म करा सकते हैं। मेरा काम बहैसियत आइनी सरबरा के इनको बताना है, बार बार बताना है, बताता रहूँगा। जनाब, गवर्नर सिंध तो इनको इनकी जिम्मेदारियां याद करा रहे हैं, और आज गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। बहुत दिन से ये मुलाकात पेंडिंग है। जी जी बिल्कुल ऐसी। सो हमने इस मामले पे भी बात करनी है, शहर के दीगर मसाइल पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सरेदस्त हमारे पास बिजली की गैर एलानिया बंदिश का मसला है। गवर्नर साहब, हम चाहते हैं, ज़ाहिर है आपका केस तो हम पुट करेंगे ही, और इनफैक्ट आपका क्या आवाम का केस तो पुट करेंगे ही, लेकिन KE का एक मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं। और अदरवाइज़ वो शिकवा करते हैं कि भाई हमसे तो आपने बात की ही नहीं है। KE के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तसरन उनसे भी ज़रा जानेंगे। बताइएगा सर, क्या सूरत हाल है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका फ़राहम करने के लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि कराची में एक बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई में किसी किस्म का कोई मेजर चैलेंज दरपेश नहीं है। हमारा तकरीबन 70% नेटवर्क है जहाँ पे बिजली की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ साथ मैं ताहम ये बिल्कुल बात आपसे एग्री करूँगा कि 25 से 30% हमारे नेटवर्क जिस इलाके को सप्लाई करता है वहाँ पर हमें या तो बिजली की चोरी का सामना है या बिलों की अदम अदायगी का सामना रहता है। इस 22 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन इलाकों में अनफॉर्चुनेटली एक लोड शेड का रजीम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जो कि नेशनल पावर पॉलिसी के मुताबिक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मार्च में हमारा शेड्यूल था लोड शेड के हवाले से, वही शेड्यूल आज भी नाफिजुल अमल है और हमारी वेबसाइट पे आवेज़ा है, और इसके अलावा हमारे तमाम कस्टमर फेसिंग चैनल से उसके बारे में प्रॉपर कम्युनिकेशन की जाती है। मैं साथ साथ इसमें एक बात का और इजाफा करता चलूँ कि देखिए वक्त के साथ साथ मुआशी हालात जो हैं मुश्किल होते जा रहे हैं, और ईंधन भी आपको पता है उसकी जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट में अनफॉर्चुनेटली इजाफा होता जा रहा है। अगर किसी इलाके में हम बिजली की सप्लाई करते हैं और वहाँ से अगर कॉस्ट उसकी रिकवर नहीं होती या बिजली की चोरी होती है, ख़ास तौर पर किसी इलाके में अगर शरह अदायगी 50% से गिरती है, तो उन इलाकों में अनफॉर्चुनेटली बिजली की सप्लाई मुसलसल जारी रखना नामुमकिन हो जाता है हमारे लिए भी कमर्शियल बुनियादों पर। और ये भी देखना पड़ता है कि इस लोड शेड शेड्यूल से गवर्नेंस का एक एलिमेंट इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि इस जो ट्रेंड की हौसला शिकनी की जाए और लोगों को बिजली के बिलों की अदायगी पर जो है उनको इनकरेज किया जा सके। अच्छा, बाकी सारी चीज़ों तो ठीक है, लेकिन जो आपने बिजली चोरी की बात की, ये कोई नया मसला नहीं है, ये मसला हमेशा से रहा है कराची में अनफॉर्चुनेटली। तो क्या वजह है कि इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? ये बात हमें समझ नहीं आती। आपको क्या रीजनिंग क्या होगी? हुकाम आपसे ताउन नहीं कर रही या कुछ और मसला है? प्लीज़ बताइएगा।
देखिए, कराची के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपकी बात दुरुस्त है कि बिजली की चोरी का मसला आज भी हमें बड़ी शिद्दत के साथ दरपेश है। ऑल्दो कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इसमें काफ़ी बेहतरी भी लाई गई है। के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुआ था तो उस वक्त के लॉसेस जो थे तकरीबन 35% के करीब थे। कंपनी ने तकरीबन 474 अरब की इन्वेस्टमेंट की है अपनी प्राइवेटाइजेशन से अब तक, जिसकी 22 इन लॉसेस को आधा करना मुमकिन हो पाया है। और अगर हम आज की बात करें तो बिजली की पैदावारी लागत जो है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है, जिसकी दो बेसिक वजूहत हैं। नंबर एक ये कि ईंधन की कीमतें आपने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़ी हैं। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। ये एक मुश्किल मरहला है। मौसी हालात के बायस हुकूमत पाकिस्तान ने जो सार्फिन को बिजली की सब्सिडी दी जा रही थी इसमें भी काफ़ी हद तक कमी कर दी गई है। और इसका मतलब ये है कि आज का जो सारिफ है वो बिजली की करीबन असल कीमत के करीब ही बिजली की बिल अदा कर रहा है। इस सिलसिले में हमारी जो गुजारिश ये है कि जो मुतवस्त इलाकों के सार्फिन हैं या जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो अपना जो कंजम्पशन है वो 200 यूनिट या इससे कम रखें ताकि उनके बिजली का बिल उनकी पहुंच में रहे, क्योंकि जैसे ही आप 200 यूनिट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बिजली के टैरिफ में बतदरीज तेज़ी से इजाफा होता है और इस वजह से बिजली के बिलों की अदायगी जो है उसमें मुश्किलात पेश आती हैं हमारे ऐसे सार्फिन को। बहुत शुक्रिया आपका इमरान राना साहब। आप अपना मौक़िफ़ तो देते हैं लेकिन आवाम का मसला ये है कि बिजली तो पहले भी महंगी थी, अब मज़ीद महंगी हो गई। आपने कहा बिजली और महंगी हो गई है, लोग और कम बिल देते हैं, बिजली चोरी होती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर साहब, अब लोग तो सर आप लोगों के दरमियान भी होते हैं, लोगों की रसाई भी है अब गवर्नर हाउस तक। आवाम बड़े परेशान हैं, एक तो शदीद गर्मी, फिर लोड शेडिंग, फिर गैस भी नहीं होती एट टाइम्स। अभी भी इतनी पीक गर्मी में भी चूल्हों में रोटी पकाने के लिए गैस नहीं होती। इससे क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। जब आप इन लोगों से बात करते हैं या इन इदारों से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो ये आपको क्या बताते हैं? हमें तो जो बताते हैं हमने सुना दिया अभी आपको। देखें, जो बात अभी इमरान साहब कर रहे थे मोरलेस यही बातें होती हैं जो कि रटी रटाई जिससे आप सुनकर शायद अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। जब इनके मोनिस अलवी साहब से मैंने बात की थी तो उन्होंने अपने बहुत सारे मसाइल बताए थे, तो मैंने उसका हल इनसे ये कहा था कि जब इतनी परेशानी है, आपको इतनी मुश्किल है, तो आप इसको छोड़ दें। फिर जब कोई भी इदारा, जैसे उन्होंने कहा कि जितने में बिजली पड़ रही है उतने में ही ये सेल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी शख्स लॉस में तो अपना कारोबार नहीं करेगा। और अगर आप उस चीज़ को आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अगर आप चोरी को नहीं रोक पा रहे हैं, आप बिजली को सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आपके अपने इदारे में फ़ॉल्ट है। अच्छा, अब इन सारी बातों में अगर जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि एंड यूज़र जो आवाम है वो तो परेशानी का शिकार है ही और मज़ीद परेशानी का है। आपने कहा गैस नहीं मिल रही, मैं तो यहाँ और आगे कहूँगा कि पानी भी नहीं है। तो पानी तो है ही नहीं ना, वो तो हमारे लिए बताएं कि इस शहर को हम पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब कहते हैं और हम कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, और जो पूरे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, जो पाकिस्तान का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जनरेट होता है, वो इस कराची शहर से होता है। और ये तो बड़ा एक सिंपल सा थंब रूल है कि जिस शहर से इस तरह की चीज़ें जनरेट हो रही हों, जिसे माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा है पाकिस्तान, तो उसके गिरदोनवा में रहने वाले लोग, जो कराची के लोग हैं रहने वाले, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अगर कहीं से गैस निकल रही है, कहीं से ऑयल निकलता है, तो आप ये देखें पाकिस्तान में भी उस एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं। अब जो मईशत का शहर है उस शहर के अंदर बिजली महंगी है, पानी है नहीं, गैस मिल नहीं रही है, तो ये निज़ाम बड़ा अजीब सा और जुल्म का निज़ाम है। मैंने इस पर कई बार बात की है, कल भी मैंने ये बात की जो आपने अभी दिखाया भी, या तो 5 लाइसेंसेस होने चाहिए और या फिर कम से कम जो कई वाले हैं इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होना चाहिए जब तक कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना दें, अंडरटेकिंग ना दें। बाकी सब बातें हैं, इनसे अच्छी खूबसूरत बातें और आगे जब आप बात करेंगे तो वहाँ से जवाब आएगा। लेकिन जो इस शहर में मेरा रहने वाला है, जिसका एक कमरा है, उसमें बिजली नहीं आती। जो सोलर सिस्टम लगा के बैठे हैं, जो जनरेटर लगा लेते हैं, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, वो तो अपना गुजारा किसी भी सूरत में कर रहे हैं। लेकिन उससे पूछें जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, अगर उसके घर में ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? नामुमकिन है।
और उसके लिए हमने बहुत अरसा गुजर गया यही बातें सुनते हुए। आज कई वालों को भी कोई 30 साल 20 साल तो हो गए हैं इस शहर में। हर साल लोड शेडिंग बहुत इंतहा पर पहुंचती है और ये अपना मौक़िफ़ देते हैं, आवाम अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन होता वही है जो ये चाहते हैं। आवाम की तो कभी नहीं सुनी गई। पूरी गर्मी का सीज़न वो लोग रोडों पे एहतजाज करके गुजारते हैं। पूरे गर्मी के सीज़न में वो लोग सुबह अपना टेलीफोन चार्ज नहीं कर पाते, जॉब से फारिग कर दिए जाते हैं। और बाज़ इलाके ऐसे जहाँ पे आज भी बाल्टियाँ लेके लाइन में लगना पड़ता है पानी लेने के लिए। इमरान साहब, पानी का मसला हम लिटरली यहाँ डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हमने इतना कर लिया और हम इतने, मुझे लगता है, आदी हो गए हैं पानी ना मिलने के कि अब शायद मसला भी हमें याद नहीं आता। अच्छा, एक और मसला भी है। लोग बड़ा सरसरी से कह देते हैं भाई ये टैंकर का निज़ाम बंद कर दें तो ये पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन टैंकर का निज़ाम बीच में चंद दिन के लिए जब बंद हुआ था तो शहर के आधे हिस्से को, जो इस तरफ है समंदर के करीब है, पानी मिलना बंद हो गया था। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि हमारी लाइनों में तो पानी आता ही नहीं है, टैंकर भी नहीं आ रहे, तो अब हम बैठे हैं पानी के बगैर। सो इसका क्या लॉन्ग टर्म हल है, या इसका एक्चुअली हल क्या है? डीसैलिनेशन, जिसकी बहुत बात होती आई है पता नहीं कब से, उस पर आपने कभी फॉलो अप लिया कि भाई क्या कराची में पानी उतना तो नहीं है मौजूद जितना होना चाहिए? ज़ाहिर है ज़रूरत ज़्यादा है, पानी कम है। देखें, दो बातें मैं आज आपके चैनल की तवज्जो से भी करना चाहूँगा। जब से इस मनसब पर मैं आया हूँ, 2 ऑफ़र्स मैंने मीडिया के सामने की हैं, आज फिर कर रहा हूँ। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम इंतहा पर है। NAD का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो या एक नौकरी करने वाला कराची शहर में जो बस में सफ़र करता है या मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, सभी यहाँ स्ट्रीट क्राइम का शिकार हैं और मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। पिछले 6 महीने में 40 से ज़ायद नौजवान बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, उनकी माँओं की कोख उजड़ गई। तो मैंने उस पर यह कहा था कि IG सिंध को सिर्फ 4 दिन के लिए मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। अगर 5वें दिन कोई भी बड़ा हादसा या स्ट्रीट क्राइम होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करूँगा। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने ये कहा कि पूरे शहर कराची में पानी आएगा, पानी है। आप MD वाटर बोर्ड को मेरी कोऑर्डिनेशन में दें और उनको बाइख्तियार कर दें। उन्हें उन लाइनमैनों से निजात दिला दें जो इस शहर के पानी को बेच रहे हैं, और इतना बेच रहे हैं जितनी उनको इजाज़त नहीं है। अगर एक टैंकर वाला जिसको ये साइट देते हैं, उन्हें जितनी इजाज़त है उससे 20 गुना ज़्यादा पानी वो तेज़ मशीनों से खींच के बेच रहा है। एक हाइड्रेंट वाला 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए रोज़ कमा रहा है डेली। आप बताएं, जब 40 लाख रुपए रोज़ाना कमाए जाएं, वो कब जान छोड़ेंगे इस शहर की? वो माफियाज बड़ी मजबूत हैं जिनको इस हाइड्रेंट के लाइसेंस मिले हुए हैं। कभी उनका फैमिली बैकग्राउंड भी आप अपने चैनल पे दिखाएं कि किन लोगों के पास हैं वो, और वो कितने ताकतवर हैं। कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का भांजा है, और हु इज़ हु के पास ये हाइड्रेंट्स हैं। तो इतनी आसानी से आपके और मेरे कहने पर ये इस शहर को जो निचोड़ना और चूसना वो नहीं छोड़ेंगे। साहब, वी आर वेरी टेम्प्टेड टू नो कि जब आप ये ऑफर करते हैं कि जी आप 4 दिन के लिए हमारे साथ IG साहब हो या फिर वाटर, आपके क्या आइडियाज हैं? लिटरली ये किस तरह हो सकता है? कुछ तो आपने प्रपोज भी किया होगा। देखिए, मैं फिर आज कराची वालों को ये कहूँगा कि आप माफियाज के कब्जे में हैं, जकड़े हुए हैं, और इतनी आसानी से आपकी जान कोई नहीं छोड़ेगा। मज़ीद जान फंसने वाली है। यहाँ किसी की ज़मीनों के ऊपर जो है वो कब्ज़े कोई नहीं छुड़ा सकता। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 30 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है, 29 मिलियन उसमें सिर्फ रो के सोते हैं और रो के उठते हैं। सर को आपके पास भी आते हैं, आप भी किसी की शिकायत या ज़्यादातर की शिकायत आगे लेकर जाते होंगे या कोशिश करते होंगे कि सलूशन उसका ढूंढ सकें या हेल्प कर सकें। तो जिन कंसर्न्ड लोगों से आप बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस आप वज़ीर आला सिंध से बात करते हैं या किसी कंसर्न्ड मिनिस्टर से बात करते हैं, आपको क्या जवाब आता है? आपसे कोई ताउन नहीं होता क्या? देखें, मैंने तो इतनी बड़ी बात आपको बताई कि जिन 2 चीज़ों की ऑफ़र्स जिसकी वजह से पूरा शहर का निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है, एक पानी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम। अगर इन 2 चीज़ों पर ही मुझे जवाब नहीं आया तो तीसरी चीज़ का रोना किससे रोएं? देखें, हमने तो गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। हमारे पास तो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इस सूबे में रहता है, इस शहर में रहता है,
उसके लिए शायद किसी SHO से मिलना मुश्किल हो, लेकिन गवर्नर से मिलना और गवर्नर हाउस आना इंतहाई आसान है। रात 12 से सुबह 8 तक भी आ सकते हैं और पूरा दिन भी आ सकते हैं। ये तो इतना आसान हमने कर दिया। अब जो लोग आते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, उसमें यही 3 चीज़ें हैं। तो आपने घंटी भी लगाई थी एक? देखिए घंटी भी लगाई हमने, तो देखिए उसका कोई, उसमें लोग क्या शिकायत लेके आते हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ हमने रमज़ान से शुरू किया जी, इफ्तारी का पूरे एहतमाम रमज़ान कम से कम 3 लाख से ज़ायद लोगों ने हमारे पास इफ्तार और डिनर किया। फिर लोगों ने पूछा कि भाई गवर्नर सिंध के पास इतने फंड्स कहाँ से आ रहे हैं जिससे ये इफ्तारी हो रही है 3 लाख तो से मैं ज़ायद फिर यहाँ लोगों भी बता दूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या गवर्नर हाउस का 1 रुपया नहीं लगा। ये सब ज़ाती हैसियत में किया गया। मैं ये समझता हूँ कि उस 3 लाख लोगों में से 75,000, मैं आज आपको फिगर दे रहा हूँ, हमारे इस गवर्नर हाउस में एप्लीकेशंस लोगों की आई। अगर उनमें से सिर्फ आप 400 या 500 पढ़ लें या 20 भी पढ़ लें, मैंने कुछ पढ़ी हैं, तो आप अगर दिल रखते हैं, नरम दिल रखते हैं, तो आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आएंगे। किसी ने उसमें घर नहीं मांगा, कोई iPhone 14 नहीं मांगा। लोगों के इश्यूज़ क्या हैं? बच्चों के दूध के मसले हैं, घर के राशन के मसले हैं, लाइट नहीं आ रही महीनों से नहीं, 4-4 महीनों से लोगों की लाइट कटी हुई है। FIRs कटी हुई हैं उनकी कि वो कुंडा लगाते हैं तो उस पर FIRs हैं। पानी नहीं आ रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, 25,000 की नौकरी के लिए जान देने को तैयार हैं, और आप उसके बाद कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा निज़ाम बना दिया है। कोई निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। 75,000 एप्लीकेशन थी, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई है जो रात 12 से सुबह 8 बजे तक लगी है। उसमें कोई भी साइलिन, कोई भी हो, वो आता है, घंटी बजाता है। अगर आप अपना कैमरामैन को कहें किसी भी दिन रात को आके कवर करे, हज़ारों लोग आते हैं और कई 100 लोगों के मसाइल हम हल करते हैं। और वो भी जो मसाइल हम हल करते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं लेते। मुखय्यर हजरात साथ हैं, उनसे किसी का इलाज करा देते हैं, किसी की पेमेंट करवा देते हैं, लैपटॉप, माजूरों को व्हील चेयर, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल्स, रक्शाज, यानी ये वो काम हैं जो करने थे, होने थे। तो रियासत का काम होता है। कैपेसिटी में ये मेरे बहुत सारे, जब हमने ये रमज़ान का खुद किया, उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने देखा कि जब गवर्नर सिंध काम कर रहा है और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद आप देखें कि हमने ईद वाले दिन 20,000 लोगों को राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नर हाउस के अंदर से, और अभी भी 42,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है, जो हम इंशाल्लाह मरहलावार 1 लाख राशन जो 27 kg का है और 15 kg का है लोगों को देंगे। हमने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। आप यकीन करेंगे कि 1 किलो जो है वो गोश्त हमें नहीं बचा उस गवर्नर हाउस में, बल्कि फिर भी लोग कह रहे थे कि हमें चाहिए। तो ये बातें मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस शहर के अंदर ना लोगों के पास राशन है, ना लोगों के पास नौकरी है, ना पानी है, ना सर, इस शहर के लोगों को, और उसके बाद आप देखें हठधर्मी और ढिठाई के, वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर। उसके बाद हम ये बैठ के कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है और बड़े अरबों रुपए लोगों पे खर्च किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नर सिंध बग़ैर पैसों के गवर्नर हाउस के अंदर से 20,000 लोगों को राशन दे सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से 3 लाख लोगों को इफ्तार डिनर करा सकता है, फिर हमने ये देखा कि बेरोज़गारी है, लोग पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो कैसे शहर चलेगा। तो हमने IT के कोर्सेज़ कराने की बात की, और आप यकीन करें वेबसाइट पे 4 दिन के अंदर 5 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई। और ये 5 लाख लोग वो हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो ये कोर्सेज अभी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं। 3-4 दिन और ये वेबसाइट खुली है, उसके बाद हम इसे बंद कर रहे हैं। तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, टेस्ट पेपर तैयार है, जहां उन्होंने बैठ के क्लासेस लेनी है, वो एयर कंडीशन मार्की भी तैयार है। टेस्ट का सारा सिलसिला अगले 2-3 दिन में हम डेट और टाइम बताएंगे। पहला मरहला शुरू हो जाएगा टेस्ट का। ये मुफ्त है, एनीबडी। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। 1 रुपया हम किसी को नहीं देना। और ये वो कोचिंग सेंटर वाले कोर्सेज नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और Web3 जो कि आज दुनिया की डिमांड है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल से, जो भी ये कोर्सेज कर लेगा मेहनत करके, वो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है।
अब आप बताएं कि ये सारे काम मुफ्त हो रहे हैं, इसमें कोई बजट नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट से अच्छा, कराची के मसाइल के हल के लिए कराची की आबादी को सही गिना जाना भी बहुत ज़रूरी है। एक सोल्यूशन गवर्नर साहब ये हो सकता है, इफ़ यू लुक एट अदर सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड जिनकी जो हमारी तरह ही हैं, कराची की तरह, जो कि कुछ साल पहले 20-30 साल पहले उनके भी हालात कोई ख़ास नहीं था, लेकिन अब देखें, मतलब मलेशिया का एक मॉडल आप देख लें, तो क्या हम स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज अब वो अर्जेंट बेसिस हो गया कि अब अगर हमने कुछ ठीक ना किया शहर में तो ये एक लॉस्ट कॉज हो जाएगा। देखें, जहाँ मलेशिया, तुर्किया और यूएई, थाईलैंड, ये 3-4 मिसालें आप दे सकते हैं कि जिन्होंने 30 साल पहले वो बिल्कुल हमारी तरह थे और उसके बाद उन्होंने तरक्की की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो लोग हैं वो एक कौम की तरह हैं, एक कौम है, और जब आप एक कौम बन के काम करते हैं तो बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। वहाँ अगर तुर्किया में या मलेशिया की आप मिसाल दें तो आप किसी से पूछेंगे आप कौन हैं तो वो मलई कहेगा या तुर्क कहेगा। पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो वो कौमियतों और फ़िरक़ों की इतनी बात करेगा कि कहीं पाकिस्तानी का लफ्ज़ नज़र नहीं आता। जब तक एक कौम नहीं बनेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हमारा वतन है और हमने इसके लिए काम करना है। देखें, अभी तक सब सिर्फ लोग अपने ड्राइंग रूम के लिए ही सोचते हैं कि वो खूबसूरत हो, अपने घर में एक खूबसूरत गाड़ी खड़ी हो, लेकिन कोई अपने घर के बाहर की गली के बारे में नहीं सोच रहा होता कि उसमें कितना कूड़ा करकट है, या वहाँ कीचड़ है, या वहाँ के रास्ते बंद हैं। हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ के निकल जाता है। लेकिन अगर हम ये सोच लें और ठान लें कि जी हमने अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे और अपने शहर के लिए कुछ करना है, तो वाकई हो सकता है। आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, किसी IMF ने आपको काम करने से मना नहीं किया। आप एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप सुनते होंगे ख़बर, कभी वो NAP की तरफ से आती है, कभी वो DG ऑडिट की तरफ से आती है, कि तमाम ही डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान में ये ज़रूर आता है कि अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। मतलब आप अरबों के नाम सिर्फ TV पे सुनते हैं, अगर उसमें से करोड़ों रुपए भी उस इदारे में, उस जगह पर लग जाएं तो आपका हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल चेंज हो सकता है। अच्छा, कराची की गिनती का जो मसला था, सुबह अच्छा हो सकता है। गवर्नर साहब, वक्त कम है हमारे पास, ज़ाहिर है आपकी जमात का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है, क्या है उसका स्टेटस आजकल? आप सेटल हो गया है आपका मामला या द रिजर्वेशंस आर स्टिल देयर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ही गवर्नर नॉमिनेट किया। पूरी पार्टी एक पेज पर है, क्योंकि बहैसियत गवर्नर सिंध मैं सियासी मामलात में नहीं पढ़ता हूँ और ना ही मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सारे लोग एक पेज पर हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में सब एक बात पे मुत्तफ़िक हैं, और जो मुझे इतलात हैं MQM इस बार बहुत अच्छा काम करने जा रही है, लोगों के दरमियान जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें पिछले कई सालों से मौका मिला, जहाँ बहुत गलतियाँ भी हुई हैं, एक बार शायद MQM को अपने लोगों से माफ़ी मांगते हुए आखिरी मौका अगर लोग उन्हें दे दें, तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक मिसाल मौजूद हूँ। मुझे MQM ने ही गवर्नर बना के बिठाया, लेकिन आज उनकी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत थी, उन पर अमल करते हुए मुझे लोग कहते हैं, अब कि मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं, ये अवामी गवर्नर है और बहुत सारे काम हम लोगों के लिए कर रहे हैं और दिन और रात कर रहे हैं, 17 घंटे पूरे दिन में काम करना। तो MQM के जो अपने मसाइल थे, एक सेंसस का मसला, दूसरा कारकुनों का मसला, मैं आपसे ज़रूर 1 मिनट चाहूँगा। देखें, इस बार ये होने लगा था कि 1 करोड़ 60 लाख पर क्लोज़ किया जा रहा था। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मेरे साथ आकर कोई 20 से ज़ायद मीटिंग्स की, 10 से ज़ायद बार प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, हमने कोई 30 दफ़ा सेंसस डिपार्टमेंट को बुलाया, और आज यह है कि हमें ये सारी चीज़ों का पता है कि यहाँ कुछ 2 करोड़ 25 लाख और 20 लाख तक जाकर ये पहुँच जाएगी, जो कि कम है। 30 मिलियन से ज़ायद इस शहर की आबादी है जिसे नहीं गिना जाता। अगर 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ भी गिन लिया जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक आंसू पहुँच सकते हैं, और इसमें MQM पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है सारे काम छोड़ के। और ये भी आप देख लें कि अगर ये डिलिमिटेशन वाला इशू ना होता तो MQM बल्दियात से भी बाइकआउट ना करती, क्योंकि उसका तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जिस तरह डिलिमिटेशन की गई थी उसमें तो 100% ही हारना था। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें एक के बाद ठीक कर दी जाएं तो ये इस सूबे के लिए भी बहुत बेहतर होगा
और इस शहर के लिए। When do you say elections happening? ठीक है, सियासी सवाल है, लेकिन आपके अपने भी कुछ मुझे तो मैं कहता हूँ कि टाइम पर ही होने चाहिए और नज़र भी यही आ रहा है। नज़र भी यही आ रहा है। चलिए, इनको तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। थैंक यू सो मच आपका भी गवर्नर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दैट इज ऑल टाइम वी हैव। आपके बहुत सारे सवाल आए, हमने कोशिश की कि कुछ का जवाब हम यहाँ हासिल कर सकें। जिसका नहीं हासिल कर सके वो हम इन्हें भेज देंगे। ये इनके गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी आवाम के लिए दरवाजे खुले हैं। In fact, yes, if you are in Karachi, you could also go to the Governor House, क्योंकि वाकई हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि वहाँ काफ़ी लाइन लगी होती है और लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे होते हैं। ओके जी, ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। See you in a bit. Good morning. वेलकम बैक। ओके, लेट्स टॉक क्रिकेट। बहुत फनी नाम होते हैं ना बाज़ जगहों के। वो आप ही को लेने दूंगी, मैं अभी बताती हूँ क्या बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई है, जहां उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। जबरदस्त नहीं, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इन्होंने खुद चेंज किया है, मैंने इन्हें समझाया था अभी। ठीक है, एक ही बात होगी, क्या हो गया? बड़ा अच्छा सा था क्या इस्तकबाल। इट वाज वेरी नाइस। इट वाज पुरतपाक। इट वाज वेरी पुरतपाक। ओके जी, कल कोलंबो में आराम का दिन था और कौमी टीम आज जो है वो देखा, अब बताओ ना, अब बोलो दोबारा से। That's the name of the city। वो वहाँ रवाना हो रहे हैं, जहाँ 11 और 12 जुलाई को 2 रोज़ा जो है वो वार्म अप मैच खेलेंगे और टेस्ट मैच से एक हफ्ता पहले पहुँचने से कौमी क्रिकेटर्स को मौसम से भी वो काफ़ी यूज्ड टू हो जाएंगे और हम आहंग हो जाएंगे। छोड़ दो सब कुछ, मतलब हम आहंग, अगर मैं एक स्पोकन जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ तो आपको क्या? अच्छा, वैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, मैं भी तो कुछ मुझे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। उर्दू की उस्तानी ना बनना। श्रीलंकन कंडीशंस अमूमन स्पिनर्स को फेवर करती हैं, इसलिए हमारे बैटर्स के लिए स्पिनर्स को खेलना सर्टनली एक चैलेंज हो सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक्चुअली पहला टेस्ट होगा 16 जुलाई से शुरू होगा, दूसरा होगा 24 को, जुलाई में ही बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस फिर करेगी। और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉन मॉकल भी कोलंबो पहुंच गए हैं और वो वीज़ा न मिलने की वजह से कराची में तरबियती कैंप में नहीं पहुंच सके थे। क्या मतलब कि कोच को वीज़ा नहीं मिला? बॉलिंग कोच को बहुत अफसोस की ये बात है। अच्छा जी, वैसे ये क्या है? वैसे ये इस पे सबसे पहले अलग सेगमेंट तो इस पे होना चाहिए, पूरा एक शो होना चाहिए कि हमारे मतलब कि लोगों को ये वीज़े का क्या इशू है और कौन सा, ये कहीं चांद पे जा रहे थे, श्रीलंका ही जा रहे थे साइड में। वैसे भी यहाँ के स्लिप नहीं होना किसी ने। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे तो सवाल तो यही बनता है कि वीज़े का इशू नहीं हम पूछेंगे जी। पाकिस्तान टीम जो है श्रीलंका पहुंच चुकी है, हमें पता है, और एक हफ्ता मिला है टेस्ट से पहले पूरा वहाँ के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होने का, तो एक साइड मैच भी मिलेगा। तो क्या इतने पहले पहुँचने का फ़ायदा पाकिस्तान टीम को आपको लगता है होगा? डेफिनेटली, देखिए श्रीलंका इतना दूर नहीं है और कंडीशन जो है वो पाकिस्तान की तरह ही है जैसे एशिया में होती है। और फर्स्ट टाइम नहीं टीम जा रही, काफ़ी बार टूर कर चुके हैं और बड़ा अच्छा है कि एक साइड गेम मिलेगी, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो एडजस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट मैच है तो मेन मैच आपको पता वो होता है, फिर उसमें आपको परफॉर्म करना होता है। अच्छा रज़ाक भाई, श्रीलंकन स्ट्रेंथ उनकी स्पिन बोलेंगे और पाकिस्तानी बैटर्स हालिया सालों में स्पिन को बहुत अच्छा खेलते नजर नहीं आए हैं। कौन सा खिलाड़ी है जिसे स्पिनर्स को डील करने के लिए मरकजी किरदार वाली जिम्मेदारी निभाना होगी? व्हाट डू यू थिंक, हु इज इट? देखिए ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान की जो साइड है बहुत वेल बैलेंस है, जिसमें मोहम्मद रहरा भी है और बाबर आजम बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते हैं और उसके बाद रिजवान है और सरफराज भी वापस आ चुके हैं। तो ओवरऑल मैं नहीं समझता कोई इतनी प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगी, क्योंकि वहाँ की पिचेस अब थोड़ी चेंज हो चुकी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पास्ट में मुरलीधरन थे, फिर इनके बाद रंगीला हीरत थे, वो जो बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, वहाँ पे वन प्लेबल थे। तो अब जो है ना कंडीशन डिफरेंट है, श्रीलंका की वो टीम भी नहीं है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम को नहीं होगी। अच्छा, अब जरा वो वीज़े वाली बात भी कर मुरलीधरन के बाद भी वही हुआ रज़ाक भाई के साथ जो आगे चलते हैं कि एक मसला जो हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि ये दूसरी दफ़ा आया है कि पाकिस्तान टीम कराची में कैंप लगाकर ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन कोच नहीं पहुंच सके।
तो ये बड़ी अजीब बात है। वो श्रीलंका में ही साथ होंगे, इधर नहीं। अच्छा, वीज़ा इधर का नहीं मिला था, ये नहीं कि श्रीलंका का नहीं मिला था। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही तो मैं कह रहा था। इधर किसने मतलब वो यहाँ के क्या डरते रह जाएंगे। नहीं तो मुझे तो ये था कि मतलब सर ये पीसीबी की प्लानिंग पे सवालिया निशान नहीं है। मतलब हमारे कोच को ही वीजा नहीं मिला यहाँ पाकिस्तान आने का, एंड ही कुड नॉट स्पेंड टाइम इन द कैंप। मैं कंसर्न हूँ कि हमने क्यों नहीं दिया उनको वीजा। व्हाट वर यू थिंकिंग? यही बात थी शुरू से। चलें नहीं, देखें जो सूरत हाल पीसीबी में चल रही है, कभी कोई चेयरमैन आ रहा है, कभी कोई चेयरमैन आ रहा है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है प्लानिंग आपकी। एक आपको प्लान होता है जो आपने मैनेजमेंट में लोग रखे होते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली पीसीबी के चीफ चेंज हुए, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अभी वो डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि मिसबाह हक के काफ़ी चांसेस हैं कि वो दोबारा वो पाकिस्तानी टीम को वो संभालेंगे एज ए कोचिंग। ओहो, मिसबाह भाई के दोबारा आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं। चलें लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा भाई, आपको पता ही है वो हमारे जो बहुत से लोग, मैं पाकिस्तानी कहूँगी, हुआ ट्राइंग टू गेट इनटू इटली, और फिर आपको पता है कि वो पूरा एक शिप हादसा हुआ, उसमें एक जो है वो वापस भी आ गए और उन्होंने वहाँ का हाल गुजरात का उस्मान सिद्दीक। हाँ। और मैंने पहले भी इसकी गुफ्तगू सुनी थी और दोबारा इन केस यू मिस्ड इट तो हम आपको सुनवाएंगे। मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप लिटरली आपकी कश्ती को यूं यूं झंझोड़ के पलट दिया जाए और यूं आप बिखर जाएं समंदर में। ऊपर से हेलीकॉप्टर आके पहले तस्वीर लेके गया है, तो पता है उनको कि इधर क्या हो रहा है। ये पूरी इनकी इन्होंने जाके कहानी सुनाई है। वाकई मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तैरना आता होगा तो ये बच गए, अदरवाइज तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज ही हम मौजूद हैं यूनान कश्ती हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक के साथ। उस्मान हमें इस अफसोसनाक वाक़या के मुख्तलिफ पहलू बता रहे हैं। अभी उस्मान ने बताया है कि जब वो लीबिया से शिप में बैठे तो उनके पास जो छोटे छोटे बैग थे जिनमें उन्होंने अपने खाने पीने की अशिया रखी थी, तो इंसानी स्मगलर ने उनके बैग उनको साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी। यानी शिप में जो 5-6 रोज़ गुजरे, जितने ये लोग थे हमारे पाकिस्तानी, इनके पास खाने और पीने की कोई चीज़ नहीं थी। तो 6 रोज़ ये कैसे शिप में गुजरे, आइए उस्मान से ही पूछते हैं, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। उस्मान बताइएगा, क्या कैसे शिप में गए, कोई चीज़ थी पास और कैसे 6 दिन गुजारे? नहीं सर, हमारे बैग में जो कुछ है था, वो बिस्किट वगैरह, कुछ चने वगैरह थे सर, इन्होंने हमारे बैग उतरवा लिए थे और हमें बैग आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। कहते थे जो आप लोगों की पॉकेट में आ सकता है वो आप लोग ले जाएँ। उसमें सिर्फ हमारे पासपोर्ट वगैरह और मोबाइल वगैरह थे, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं था। और 6 दिन हम शिप में रहे हैं। ऊपर जो फैमिलीज़ हैं थी मिस्र की या सीरिया की सर, उन्होंने उनको दिए हुए थे जूस वगैरह और जो है दूध वगैरह बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों को पिला लें, लेकिन हमें इन्होंने ना पानी दिया ना कोई और चीज़ खाने पीने की दी। सर जो हम यानी 6 दिन रहे हैं, पानी की हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी हब्बसी गर्मी की वजह से। यानी इस दौरान नीचे तहखाने में 2 बंदे वैसे ही यानी भूख और प्यास की वजह से मर गए हुए थे सर। हम पानी की वजह से सर हम चादर जो है ना समंदर में फेंकते थे, समंदर से सर चादर भिगो के सर हम उसको चूस लेते थे, जिसकी वजह से हमारी ज़ुबान वगैरह और हमारा जो गला वगैरह थोड़ा तर हो जाता था, यानी थोड़ा सब्र आ जाता था हमें। लेकिन सर इस तरह ही हमें यानी 6 दिन यानी हमने गुजारे हैं। दोबारा पूछ रहा हूँ कि 6 दिन भूखे प्यासे रहे सारे पाकिस्तानी, कोई खाने पीने की चीज़? सर बिल्कुल सर, 6 दिन हम भूखे प्यासे रहे हैं, ना हमारे पास कुछ खाने को था और ना ही हमारे पास कुछ पीने को था। यानी ऊपर सर इंजन था, उसके ऊपर यानी टापे के ऊपर उन्होंने गद्दा रखा हुआ था, ऊपर कुछ ना मिस्त्री वगैरह लेटे हुए थे। वो एक बंदा था वो जूस पी रहा था एक दिन, यानी इस तरह की ज़्यादा प्यास लगी उसके, मेरा दिल करा मुझे पानी मिले थोड़ा, नहीं तो मैंने बेहोश हो जाना। मैंने उसके तरले लिए, मैंने कहा यार थोड़ा सा जूस दे दो मुझे, मैंने पीना है। लेकिन अरबी में वो बदतमीज़ी करने लग गया, गालियाँ निकालने लग गया। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ जूस का डिब्बा मेरी तरफ फेंका, यानी उसमें थोड़ा एक या आधा सिप होगा जो मैंने सर वो थोड़ा अपनी ज़ुबान से मैंने लगाया और मुझे थोड़ा फाका आया, जिसकी वजह थोड़ा मुझे बाद में सब्र आया। Why would anybody want to, मतलब कौन चाहेगा कि उसके साथ ये हो। और ये पूरा ये एक ना इंडिकेशन होती है जब आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके साथ यही सलूक हो रहा होता है अगर आपको वापस ना भेज दिया जाए। तो इन्होंने जो सारी बात बताई है, और ये ख़ुद पुलिस के एक मेंबर थे, पुलिस में भर्ती थे, कांस्टेबल थे, फिर भी एक कोशिश के बाहर शायद बेहतरी हो, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौके हों, पैसे पीछे भेज सकें। हमें ज़रूरी है ये कि हम अपने हालात ऐसे अच्छे बनाएं कि बाहर जाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा भाई, ये क्या हो रहा है? एंड मैं कहती हूँ कि हर चीज़ दुनिया की छोड़ दें, मतलब क्या कहीं पानी आ रहा है, कहीं बिजली आ रही है, नहीं आ रही, व्हाटएवर, लेकिन ये जो हो रहा है ना, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक और खातून को हरासा करने का वाकया जो है वो सामने आ गया। एक्चुअली इसके बारे में हम फ्राइडे को बात कर रहे थे और हमने उसी वक्त उस खातून की ट्वीट वगैरह पढ़ी थी, हम तस्दीक कर रहे थे और अब उसकी तस्दीक हो गई। अच्छा, मुतासरा खातून बड़ी बहादुर थी और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए उसने वीडियो बना ली थी। बड़ा मुश्किल काम है, पता है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि एक शख्स आपको आपके सामने खड़े हुए, वो जो भी आप इसकी ऑनलाइन तफसील पढ़ सकते हैं, हिरास हो रहे हैं आप उसके एक सर्टेन एक्ट से, इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं, लिटरली कांपना शुरू कर देता है ना कि आप भागो यहाँ से निकलो। लेकिन शी वांटेड टू कैप्चर द फेस ताकि पकड़ा तो जाए, बिकॉज अगर उसके साथ हो रहा है तो किसी के साथ इसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इस्लामाबाद पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। ऑल्दो उसका फेस प्रॉपरली नजर आ रहा है तो इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। F9 पार्क में पहले भी एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाने समेत हरासा करने के 3 वाकयात जो हैं ये पेश आ चुके हैं, 3 रिपोर्टेड केसेस। उसके अलावा बिकॉज वो एक पूरा सेक्टर है तो बहुत सी चीज़ें शायद सामने ना भी आती हों, लेकिन तब की बात कर रहे हैं, पुलिस और इंतज़ामिया उन वाकयात को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम जो है वो नहीं उठा सकी। अब्दुल्ला, ये कहा तो यही जाता था कि F9 पार्क में जी काफ़ी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं और कहते तो यही है। पता नहीं, आप तो रहती रही हैं, मुझे बताएं आपको क्या। जिस जमाने में रहती थी तब उस जमाने में तो नहीं होते थे, बट अब आपके जानने वाले रहते हैं। लेकिन इट इज अ ह्यूज प्लेस, सो आई सो हम मालूम करेंगे, अहमद सुभान से मालूम करेंगे, हमारे साथी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। दूसरी तरफ कराची में खातून पर जिनसी हमला करने वाले शख्स तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। पुलिस खानापुरी करते हुए मुलजिम का खाका तैयार करने के अलावा पता नहीं आगे कुछ कर सकी है कि नहीं कर सकी है। और इनाम लगा दें क्योंकि इतना फेस तो नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को तो पता ही होगा ना कि वो कौन है। इन्वेस्टेड इन दिस केस कि इस केस को लेकर मैंने खुद कुछ आला पुलिस अफसरान से बात की, बिकॉज मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और उनको भी समझ में आया अल्टीमेटली कि भाई ये दहशत फैलाने वाला मामला है। मैं आपको पता है, इस वक्त दोबारा ये देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए तो फिर इस केस का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उनका यही कहना था कि भाई 1 हफ्ते में पकड़ा जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता तो तकरीबन हो ही गया है। इस्लामाबाद और कराची के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़िमान का कानून की गिरफ्त में आना सर्टनली बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है ना पहले ही बहुत ज़्यादा है तो और बड़ा माशाअल्लाह। अभी इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही जो इस्लामाबाद वाला वाक़या पर्टिकुलरली, हाँ, अहमद सुभान हमारे साथ है। अहमद, पहले तो सबसे पहले ये हमें बता दें कि F9 वाला जो वाक़या है इसमें पुलिस मुलजिम की शनाख्त कर सकी है क्योंकि वीडियो सामने थी, तो हमें तो लग रहा है कि इट शुड बी क्वाइट इजी और इसकी गिरफ्तारी के कहीं करीब पहुंचे हैं। खातून जो है वो भी सामने आई है, उसने भी कोई FIR वगैरह करवाई है। जी बिल्कुल, केस की जो पेशरफ्त है वो अभी इसी अंदाज में आगे बढ़ रही है क्योंकि इस मुलजिम के इस इल्ज़ाम का जो इस पे आयद किया गया है इसके कोई भी टाइम और डेट अभी तक मुतय्यन नहीं की गई। सिर्फ़ और सिर्फ ये सोशल मीडिया और मीडिया की जानिब से इस इशू को रेज़ किया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज किया और अब इस वाक़े की जो तहकीकात हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि इस मुलजिम की जो तस्वीर है वो नादरा में भिजवा दी गई है, वहाँ से इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम तर जो सेफ सिटी कैमराज़ हैं इस पार्क के चारों अतराफ़ के, वहाँ से कोशिश की जा रही है कि इस मुलजिम की कोई निशानदही हो सके। इसी तरह जो घर और दुकानें अतराफ़ में हैं उनकी कोशिश की जा रही है कि वहाँ से किसी तरह से इस मुलजिम की मूवमेंट और इसके कोई का एक डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस्लामाबाद शहर के तमाम तर ऐसे मुलजमान के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका कभी भी माजी में इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में हरासमेंट की या किसी भी दीगर इस तरह की फ़िज़िकल वायलेंस की एक्टिविटी में मुलविस होने का, उन तमाम का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया, वहाँ से मैच किया जा रहा है इस मुलजिम को। इसी तरह जो पार्क का अमला है उसकी तमाम तर जो स्क्रीनिंग है वो की जा रही है और फ़िलहाल इस तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए जो तहकीकाती टीम है उसको सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि जिस खातून के साथ ये वाक़या पेश आया उनने ना तो मुकाम का मेंशन किया कि किस गेट और किस पार्किंग लॉट में ये वाक़या पेश आया, कब वाक़या पेश आया, किस तारीख और टाइम में, वो भी नहीं मेंशन किया, जिसकी वजह से फ़िलहाल तहकीकाती इदारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। चलिए, पुलिस को भी कुछ चैलेंजेस हैं, होपफुली खातून भी कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन फराहम कर दें। ये बताइएगा, F9 पार्क पे सर थोड़ा सा बदनाम होता जा रहा है। अहमद, आप तो रहने वाले हैं,
क्या मामला है? यहाँ कैमराज हैं नहीं हैं? ये कैमरेज का तो जिक्र अहमद ने किया है, तो एक है। सिक्योर वैसे चलें, वो वर्किंग में है, ये भी एक सवाल होता है ना, कितने चल रहे हैं कितने नहीं। ये पार्क सिक्योर तसव्वुर होता है आवाम की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से शहर में? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर CDA की बहुत बड़ी नाअहली है कि जो इस पार्क को आज तक सिक्योर नहीं कर सका, और यहाँ पर इसी पार्क में कत्ल, रेप और दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत सी हुई। कई मरतबा चोरी, राजनी और डकैती हुई, सुबह के औकात में हुई, शाम के औकात में हुई, अंधेरे के औकात में हुई, रोशनी के औकात में हुई। लेकिन अगर कोई बेखबर है इससे तो वो गालबन वजारत दाखिला है। ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि माजी में भी मुतअद्दिद मरतबा ऐसा वाक़यात पेश आए, मुतअद्दिद हुकूमतों में वाक़यात पेश आए। मुस्लिम लीग नून की भी माजी की हुकूमत में इस तरह के वाक़यात पेश आए, और फिर दरमियान में जो PTI की गवर्नमेंट गुजरी उसमें भी ये वाक़यात पेश आए। लेकिन वज़रात जब तब्दील होते हैं, IG इस्लामाबाद तब्दील होते हैं, तमाम तर मुतल्लिका अफसरान तब्दील होते हैं, CDA का अमला तब्दील होता है, नहीं अब तब्दील होता, तो इस पार्क का जो नसीब है और यहाँ आने वालों की जो किस्मत है वो सिर्फ बदल रही नहीं है कि इस पार्क को सिक्योर किया जाए, इसके चारों तरफ में बाउंड्री वॉल को ऐसी लगाई जाए। शहरियों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है इन क्रिमिनल्स का। अगर CDA इस पर थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाए और इस पार्क को सिक्योर कर दे, इस पार्क को थोड़ा सा और मज़ीद फ़ाल कर दिया जाए कि जो इसके अनमॉनिटर्ड एरियाज़ हैं उनको मॉनिटर्ड कर दिया जाए, वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर दी जाए कि ऐसे एरियाज़ के जो इस पार्क में आज भी मुल्ज़िमान के लिए, किसी भी क्रिमिनल के लिए एक शेल्टर स्पॉट के तौर पर मुयस्सर हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज, बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुभान। और ये इतना बड़ा पार्क है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड के चैलेंज है इसको इस तरह से सिक्योर करना, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ द पार्क को कुछ डेडिकेट किया जा सकता है, कुछ भी हुमा योगा क्लासेस होता था, अब आजकल हो नहीं रहा, या मुझे नहीं पता कि क्या है, बट पूरे एरिया से जहाँ फुटबॉल खेली जाती थी, एक एरिया में कुछ और हो रहा, मतलब दिस यूज्ड टू बी अ वेरी हैपनिंग प्लेस। म्यूजिक क्लासेस होती थी, ओपन एयर थिएटर की जगह है, जो अनटच्ड एरियाज ऑफ द पार्क है ना, जो स्पॉट्स है जो क्रिमिनल्स की आमाजगाह साबित होते हैं या उनके लिए शेल्टर फराहम करते हैं, उस पे कुछ भी जंगल सफारी कोई क्रिएट कर दें, कुछ भी कर दें। थोड़ा सा जंगल टाइप बन गया, और इतना अफसोस होता है क्योंकि ये इतनी कोई खूबसूरत जगह थी और इतनी सेफ जगह मानी जाती थी दैट फैमिलीज और इवन यंग गर्ल्स कुड गो एंड जस्ट वॉक ऑन देयर ओन, क्योंकि कहीं तो जाना है ना आपने वॉक के लिए दुनिया में। मतलब आप देखें कि कितने बड़े हाइड पार्क देख रहे हैं आप, लंदन का सेंट्रल पार्क आप, न्यूयॉर्क का देख लें, इतनी बड़ी बड़ी जगह दी जाती हैं पार्क्स को, और बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं कि कोई फाउंटेन होता है, कोई तालाब होता है, कोई बैठने की जगह होती है, ये सब कुछ बहुत सी चीजें ऑलरेडी थी भी और होंगी भी, और आपको पता है कि नहीं टेक केयर नहीं की जाती ना, उसके बाद फिर वो रूइंस, अब मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, शायद कोई 15 साल पुरानी, लेकिन उसके बाद तो हर चीज को छोड़ ही दिया जाता है कि इट बी टेकन केयर ऑफ बाय इटसेल्फ। मैं मेंटेनेंस क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं है तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट सर्टेनली सिक्योरिटी तो एक इशू है जो हमारे सामने है, क्योंकि अब वो बहुत जंगल बन गया है। पहले इतने दरख्त वगैरह तो उग रहे थे ना उस वक्त, तो अब आई कैन ओनली इमेजिन कि वो बिल्कुल ही वो लोग हो चुकी होगी। सो काशिफ मुश्ताक हमारा वेट कर रहे हैं। गुलशन में जो कराची में वाक़या हुआ था, बड़े बड़े दावे थे, पकड़ लिया जाएगा, अहकामात दे दिए गए हैं, जल्द कानून की गिरफ्त में आएगा, नहीं आया। काशिफ क्या लेटेस्ट है, पुलिस क्या कह रही है, कुछ नहीं पता लगा? जी देखिए, पुलिस के अब्दुल्ला वही रिवायती जुमले हैं, आज पकड़ लिया जाएगा, कल पकड़ लिया जाएगा, खाका तैयार कर लिया गया है, 60% खाका जो है वो मुशाबत रखता है। मुझे तो खाका कहीं से मुशाबत रखता हुआ नजर नहीं आया, उस लड़के की फुटेज हम भी चलाते हैं वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, और 100 से ज़ायद CCTV फुटेज जब हासिल कर ली गई हैं, लोगों के बयानात, कहा यह जा रहा है कि 150 अफराद के बयानात ले लिए गए, लेकिन अब तक किसी भी चीज़ पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है। ना सिर्फ ये वाक़या, हम मुख्तलिफ वाक़यात के जब रेफरेंस देकर आला पुलिस अफसरान से बात करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि हम CCTV फुटेज की मदद से या नादरा से या फिर जो फेस रिकगनाइज सिस्टम कराची पुलिस ऑफिस में लगाया गया है उसके तहत जो है वो इस तरह की वाक़यात की शनाख्त की जा सके जिनकी CCTV फुटेज सामने आ जाती है, तो कोई उनके पास जवाब नहीं होता। आपको बताएं कि जो 2 रोज़ कबल भी मैंने आपसे कहा था कि एक 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई है जिसके सरबरा जो है वो SP गुलशन है। SP गुलशन को चार्ज दिए हुए 2 दिन हुए हैं और ये पंजाब के किसी शहर से कराची आए हैं। इन्हें ना सिर्फ गुलशन बल्कि गुलसान जौहर के डायनेमिक्स ही नहीं पता, इन्हें उस इलाके की डायनेमिक्स नहीं पता। हम जब भी इनसे रब्ता करते हैं इनकी जानिब से कहा जाता है कि मुख्तलिफ गलियां हम देख रहे हैं। तो फिर वैसे तो गुलसान जौहर है, काशिफ फिर तो थोड़ा सा ये
अनफेयर ऑन द केस हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और फिर उसको दिया जाए जो कि फेमिलियर हो इस जगह का, नंबर 1। नंबर 2, इतने दिन गुजर गए हैं, शायद ये लड़का इधर उधर भाग भी गया हो, जो कि हमारे यहाँ बड़े आराम से हो जाता है। कोई इनाम लगाएं, कोई रिवॉर्ड मनी कि कोई इसकी पहचान करे तो हम उसको ये पैसे देंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई इसकी मुखबरी कर सके। अगर ये लड़का निकल गया हाथ से और जिसने ये हरकत की है तो फिर तो इट्स ऑल आउट फॉर एनीबडी। बिल्कुल ऐसा ही, ये एक मैसेज है तमाम तर लोगों के लिए। और ये तो एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इसका चेहरा, इसकी ये हरकत एक कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली। सपोज अगर ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि इस वाक़े के बारे में भी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो हासिल की गई, अगर सिक्योरिटी गार्ड इस चीज़ के बारे में बताता और वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो क्या इस पर कार्रवाई होती, फिर ये सोशल मीडिया पर आता, फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो दिखाया जाता, तो ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट ही नहीं होना था, ना ऐसे वाक़े के हवाले से पुलिस तफ्तीश करती। ये तो सीसीटीवी फुटेज वाजे आ गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बार बार इसको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तफ्तीश बहुत ज़्यादा सुस्त नज़र आ रही है। आए दिन एक नया बयान दे दिया जाता है। हफ्ते के रोज़ हमें ये कहा गया कि चूँकि मंडे वर्किंग डे होगा तो इस पर जो हमने जियो फेंसिंग की है उसकी रिपोर्ट जो है वो मंडे को आएगी और उसके बाद हम फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हमें आज भी ऐसे ही लगता है कि पुलिस की जो टीम्स हैं वो बैठी ज़रूर हुई हैं, वो इस पर वर्क ज़रूर कर रही है, लेकिन जिस तरह इस पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये शख्स बताया गया है पुलिस की जानिब से कि उसी जिस जगह पर ये वाकया हुआ है उसके 2 किलोमीटर की सराउंडिंग पे कहीं ये रहता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो 100 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है तो इसकी मूवमेंट वहीं की नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद 2 किलोमीटर तक पुलिस जो है वो क्लियर नहीं कर सकी है। 150 लोगों के बयान लिए गए हैं, उनमें से किसी एक का बयान भी इस चीज़ से मैच नहीं किया है कि ये शख्स कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे इसने ये हरकत की, वो इलाका जो है, मोटरसाइकिल थी इसके पास, पुलिस के पास कोई इसकी। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। बॉटम लाइन ये है कि ये जो इलाका है ना, ये कोई इतना ये एफ्लुएंट है, इट्स ओके, तो लिहाजा कोई बैठा हुआ है अपने घरों में और जो उसको छुपा के रख रहे हैं ना, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि इतनी क्लियर वीडियो में उसके एटलीस्ट घर वाले या उसके दोस्त या उसके मोहल्ले वाले दुकानदार वो उसको ना पहचान सकें। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑल ऑफ यू आर कंप्लिसिट। अगर तो आप सारे उसको बचा रहे हैं या छुपा रहे हैं तो आप सारे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड जिसने विटनेस किया, जिसकी वो, तो सिक्योरिटी गार्ड तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग का काम क्या? इस किस्म की चीज़ अगर होते हुए देखो तो पकड़ो। हो सकता है आप किसी और के घर की सिक्योरिटी में हो। जो कंडीशंस होती हैं, जो उनकी जिंदगी होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड्स भी। ओके, लेकिन एक हैपनिंग एडवेंचर एक आपको मिल ही गया था उस दिन का, तो सारे पड़ जाओ उसको, क्योंकि हरकत भी कोई आम हरकत तो नहीं हो रही थी ना। इधर देख ही रहे थे कुछ कर रहे थे तो कोशिश ही कर लेते, पीछे ही भाग लेते। और इस किस्म की चीज हो रही है जो पहले कभी ना देखी हो आपने, तो पकड़ो उसको जाके। कोई डंडा ही पकड़ लेते हैं ना, दिस कुड बी एनीबॉडी। हाँ, तो ये खाका तो बिल्कुल मेरी बात सुने, बट वी ऑल नो ना कि हम एक दूसरे को मास्क में देख चुके हैं ना इतने सालों तक। देखे बाल शाल उसके बने हुए हैं, वो किसी सैलून तो जाता ही होगा ना, कोई बार्बर शार्बर पे। मेरी बात सुने, हम सब लोगों को एक दूसरे को मास्कों में पहचानते हैं ना। That is what I'm saying कि कोई तो पहचानता होगा ना इसको, 100% पहचानता होगा इसका, इसको नाई भी पहचानता होगा, इसको इसके दोस्त भी पहचानते होंगे, इसको इसके अहले मोहल्ला भी पहचानते होंगे। कल आप, अल्लाह माफ करे, आपकी बच्चियों के साथ कोई इस तरह करे तो आप फिर किसी को मोरद इल्जाम ना ठहराइएगा, क्योंकि आज आप इस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। ये स्क्रीन पे हमारी देख लें वो तस्वीर, जो वो लड़का है जो खाका बना हुआ है, प्लीज इनको पहचाने। ये हम बार बार रोज इस पे इसलिए बात करते हैं बिकॉज दिस इज हाइट ऑफ क्रिमिनल, कि कितने दिन गुजर चुके हैं इस चीज को और पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू डू मच अबाउट इट। लिहाजा अगर आप पहचानते हैं इसको, फॉरगेट द रिवॉर्ड मनी, वो भी कोई रिवॉर्ड शिवॉर्ड नहीं लगा, लेकिन खुदा रिवॉर्ड देगा आपको, इसको पकड़ाएं, इसको पकड़ें। और आपको कोई बताएगा भी नहीं आपके बारे में, सो परेशान बॉटम लाइन ये दोनों केसेस जो अभी हाईलाइट हुए हैं, इस्लामाबाद का और कराची का, पकड़ा कोई नहीं गया। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे हम। और बारिशों की इब्तिदा में हमने बात की थी मानसून क्या रंग लेकर आ रहा है इस मरतबा, आज़िन हमें कितना तैयार रहना चाहिए। मानसून सीजन जोरों पर है, पंजाब में शदीद बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। आप तो सैलाब तक बात पहुंच गया, लेकिन आपने बीच में कहा ना कितना तैयार रहना चाहिए, तो मुझे लगा जैसे पकौड़ों की नहीं, हमें मतलब सैलाब, अल्लाह माफ़ करे, सैलाब अब तो पता क्या, हाँ वो तो सैलाब के लिए भी तैयार हमें रहना चाहिए। भारत में 1,85,000 क्यूसेक पानी का रैला जो है वो उसने दरियाए रावी में छोड़ दिया है। दरियाए चनाब और रावी में आइंदा 48 घंटे
घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और सैलाब के खतरात पर दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुल्हिक अजला में इंतज़ामिया को अलर्ट भी किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आवाम को ना घबराने का मशवरा भी दिया है। अभी कोई ऐसा सैलाब हमारे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे नहीं आ रहा है, ना है। आज के दिन में मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है और पिछले साल भी एग्जैक्टली इसी तरह तकरीबन इतना ही पानी छोड़ा था और जब वो लाहौर पहुँचा था तो वो 30,000 31,000 तक पहुँचा था इस पॉइंट पे। अच्छा ये चलें, ये तो पंजाब की साइड की बात होगी। अब आपको ये बता दें कि दूसरी तरफ कराची में कुछ दिनों से बारिश की पेश गोइयाँ की जा रही हैं और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की सी बारिश हुई भी है, लेकिन शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो बिल्कुल बरकरार है। इफ़ एनीथिंग तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी और बढ़ गई है और एक होना चाहिए बारिश का स्पेल, थोड़ा तेज स्पेल का इम्कान तो मौजूद है। पिछले साल बारिशों में शहर का जो हाल हुआ था वो भी सबको याद ही है, उतना तेज ना हो। अभी बात करते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब सबसे पहले तो ये बता दें कि मुल्क भर में मानसून की बारिशें हो गई हैं, कराची में पेशगोई तो है, इसके बावजूद बादल हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। क्या प्रेडिक्शन है कराची को लेकर आपकी? देखिए कराची में तो इतनी बारिश की ही पेशन गोई थी हमारी तरफ से, अलबत्ता सोशल मीडिया ने और पता नहीं शायद दूसरे मीडिया ने भी कुछ हाइप ज़्यादा क्रिएट कर दी थी, वरना कराची में तो यही था कि जनरली लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड हैवी फॉल्स हो सकते हैं। और बाकी ईस्टर्न सिंध के लिए कहा गया था, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन और उमरकोट वगैरह के लिए कि वहाँ पर तेज़ स्पेल होगा, तो वहाँ पर आपने देखा कि 2 से 3 दिन मुसलसल तेज़ स्पेल हुआ, यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर चली गई थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के बेशतर एरियाज़ में बारिश। और इसी तरह से उमरकोट में दोनों स्पेल्स में 60-70 मिलीमीटर्स तक हुई। इसी तरह बदीन में भी अच्छी हो गई, तो हैदराबाद में भी इवन। और कराची में तो इतनी ही तवक्को थी, मतलब कि देखिए अब मैक्सिमम 22-23 मिलीमीटर और कहीं 17-18 कहीं इस तरह से रही और किसी किसी जगह पे नहीं रही। असल में वजह यही हुई कि जो मेन जो सर्कुलेशन थी हवाओं की या लो प्रेशर इटसेल्फ था वो कराची और ठट्ठा के जनूब में ज़्यादातर कंसनट्रेट रहा, तो ज़ाहिर है उसकी आउटर पेरिफेरी में आया, मतलब सिस्टम या लो प्रेशर एरिया इटसेल्फ पूरा कराची के ऊपर, या ये कि बदीन से आगे ठट्ठा और फिर इधर इस तरफ पूरा लो प्रेशर एरिया एज ए होल मूव नहीं किया, उसका आउटर पेरिफेरियल इफेक्ट ही रहा, तो इस वजह से कम बारिश हुई यहाँ पर। अच्छा, वी आर नॉट कंप्लेनिंग ऑफ कोर्स, अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो ये अच्छा ही है, बिकॉज यहाँ हैंडल नहीं किया जा सकता इधर बारिशों को कहीं भी फॉर दैट मैटर। अच्छा, बलाई इलाकों में बारिशों के साथ इंडिया की जानिब से दरियाओं में पानी भी छोड़ दिया गया है, जिससे सैलाब का खदशा जो है वो पैदा हुआ है, तो क्या सिंध को भी ख़तरा होगा ऐसी किसी चीज़ का? देखिए वो असल में ये था कि जो ईस्टर्न रिवर्स है ना हमारे, रिवर ब्यास, सतलज और दूसरा रावी रिवर, इनमें इनके कैचमेंट एरियाज़ में 2-3 दिन ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल होगा, और कुछ एरियाज़ में हुआ भी, लेकिन ये कि मुसलसल हैवी नहीं हुआ, कोई एक आध दिन ही हुआ हैवी स्पेल। और उसके वो ख़ासकर जो अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी तरफ है वो एरियाज़ जो कैचमेंट एरियाज़ भारत के उस एरिया में आते हैं, तो इम्कान ये था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल होगा, तो वो फिर वो लोग पानी छोड़ सकते हैं और सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। तो कुछ अलर्ट भी इशू हुआ था हमारे फ्लड फोरकास्ट वीएन से शायद, तो लेकिन उतना बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल मुसलसल 2 से 3 दिन तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं हुआ। और वैसे उस तरह का मतलब सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इसके इस स्पेल के नतीजे में इतना कोई बहुत ज़्यादा खदशा नहीं है, ख़ासकर सिंध तक आने में उसका कोई ऐसा इम्कान नहीं है। अच्छा सरदार साहब, तो क्या इस बार गुज़श्ता साल वाला हम एक्सपेक्ट करें या हम इस दफ़ा महफूज रहेंगे, क्योंकि पिछले साल आपको पता ही है बहुत तबाही हुई थी? पिछले साल वाली सूरत हाल नहीं होगी उम्मीद है, इसलिए कि पिछले साल और उससे 2 साल पीछे चले जाएं तो पिछले 3 साल मुसलसल पैसिफिक ओशन जो बैरुल कायल के दर्जा हरारत है वो मामूल से कम चल रहे थे, जिस फिनोमेना को हम ला नीना कहते हैं।
तो जब जब लानीना होता है तो हमारे यहाँ फिर अमूमन उसका इन्फ्लुएंस ये होता है कि ज़्यादा बारिशें होती हैं पूरे साउथ एशिया में बशमुल पाकिस्तान, मानसून की बारिशें। और जब वहाँ पर टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं मामूल से, जिसको अल नीनो कहा जाता है, जो लानीना का मुखालिफ या उलट फिनोमेना है, तो फिर वो हमारी यहाँ की मानसून की बारिशों को एक तरह से सप्रेस कर देता है। सो पूरे सीज़न की फोरकास्ट यही है कि जो जनूबी सूबे हैं, दोनों सूबा सिंध और बलूचिस्तान, इसमें मामूल या मामूल से कम इस तरह से ट्रेंड रहेगा। और ऊपर पंजाब और केपी और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ मामूल या मामूल से कुछ कदरे मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। 15-16 जुलाई के बाद आप एक दूसरा स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वही शुमाल मशरकी जो पंजाब है हमारा, वहाँ से दाखिल होंगी मानसून हवाएँ और फिर वो ग्रेजुअली पूरे पंजाब पर फैलेंगी। तो देखिए जुलाई में अभी 2 स्पेल और हैं। तो अलबत्ता ये ज़रूर है, मतलब हम जो कह रहे हैं कि सीज़न वाइज तो कम बारिशें हैं मामूल से सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में, लेकिन कोई इक्का दुक्का स्पेल ऐसा आ सकता है कि जिसके नतीजे में कुछ शहरों में, जैसे पिछले दिनों लाहौर में हो गया, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल होगी। तो इस तरह से किसी इंडिविजुअल इवेंट को हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है। 2 फिनोमेना आपने हमें समझाए, एल नीनो और लानीनो। नहीं, लानीना और एल नीनो। तो ये जुड़वा भाई भी हो सकते हैं। जुड़वा बहने, एक इविल ट्विन। नहीं, आपने बिला वजह किसी को इविल बनाना है तो अच्छी भी तो हो सकती हैं। नहीं, एक इविल है ना, उसकी वजह से सैलाब होते हैं, एक की वजह से नहीं होते। एल नीनो, अभी एल नीनो चल रहा है जो अच्छा होगा मामला, और लानीना था इससे पहले। उसकी वजह से ज्यादा बारिशें हो रही थी। लॉस्ट ट्रैक इन द नीनोज। बात ये है कि इस बार जरा कम इंशाल्लाह। बट यू नो एक आइडिया है, वैसे वाकई एक आइडिया है नामों का, नीना और नीनो। ब्रेक ले, फिर कुछ हो गए। वेलकम बैक जी। और एक अहम मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज के सरबराह से मुताल्लिक संगीन साजिशी मुहिम का इंकशाफ किया है। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मसम्मत करते हुए कहा है कि कौम इस घिनौनी साजिश को भी उसी तरह नाकाम बनाएगी जिस तरह 9 मई को मुल्क में खाना जंगी की साजिश को नाकाम बनाया गया था। वज़ीर आज़म की तरफ से आर्मी चीफ से मुताल्लिक इस तरह का बयान सामने आना बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म सख्त बरहम है। वज़ीर आज़म का बयान बता रहा है कि सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे को अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वी ऑल नो हु इज डूइंग दैट। चाहे वो लोग अंदरूने मुल्क हों या बैरून मुल्क हों, उनका ये भी कहना था। और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मज़म्मत करते हुए ज़िम्मेदारों को कड़ी सज़ा का यकीन दिलाया है। मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ जो वो मुहिम चला रहे हैं, अभी भी आज भी वो मुहिम जारी है। इसमें हर अदारे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम करे। और वज़ीर आज़म की आज बहुत ही कैटेगोरिक हदायत है कि जल्द से जल्द इन ऐसे अनासर को निपटा जाए और इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। और आपको बता दें कि ये जो इन्होंने कहा है, इसकी एक ताज़ा मिसाल लंदन में नज़र आई। PTI के एक हामी को वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट्स की अदालत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अहाते में पुरतशद्दुद हमले का मुजरिम करार दिया। और ये हमला 9 मई वाक़यात के 9 दिन बाद किया गया था। जिस तरह 9 मई के ज़िम्मेदारों का ताक़ुब किया जा रहा है, लगता यही है कि हमारी अदालतों पर आने वाले दिनों में ट्रायल का दबाव भी आएगा। बहरहाल मुल्क में सोशल मीडिया को पहले भी रेगुलेट करने की बातें जो थी वो आपको पता ही है कि होती रही हैं। और ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले जियो पाकिस्तान में इस हवाले से भी बात की। सोशल मीडिया जो है यूरोप में भी रेगुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया चाइना में रेगुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेट हो रहा है। तमाम जगह जो है ना सोशल मीडिया के कोई आदाब हैं, कोई रेगुलेटरी उनका कोई फ्रेमवर्क है, मॉनिटर किया जाता है। हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है बगावत के ऊपर जो है लोगों को उकसाया जाता है। स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत जो है वो बर्पा की गई जो 9 मई को सारी सोशल मीडिया में जो है उसका सारा खाका या उसका स्क्रिप्ट जो है ना वो तैयार किया गया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने प्रोपेगेंडे पर हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ और सिपा सलार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी में क्या रुकावट है? क्यों नहीं इनको और इनके सरपरस्तों को और उनके सहूलतकारों को क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जाता?
कौन सी रुकावट है इसमें? और अगर को बहुत बड़ी रुकावट है तो फिर कौम को बताएं, फिर कौम खुद फैसला कर लेगी, क्योंकि इस मुल्क की कौम और फौज एक है। अच्छा, आपको पता ही है कि पाक फौज भी दो टोक अल्फाज में सानिया नौमे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के ताज़ा बयान से लग यही रहा है कि हुकूमत नौमे मास्टरमाइंड्स के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कर चुकी है, और इसके बारे में हम पता भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद खान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए दिफ़ा। शुक्रिया आपका मलिक साहब। मलिक साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म पाक फ़ौज के सरबराह से मुताल्लिक एक संगीन साजिशी मुहिम का इंकशाफ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। बता रहे हैं कि इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बज़ाते ख़ुद ये बयान बड़ा गैर मामूली है। क्यों ज़रूरत पेश आई ऐसा रद्द-ए-अमल देने की, और क्या हक़ाइक़ हैं जो मज़ीद अभी आवाम तक पहुँचाएँगे आप लोग? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ी ही मनफी कैंपेन 3-4 दिन से, बल्कि कुछ इससे ज़्यादा वक्त से हम नोटिस कर रहे हैं, जिसमें एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और एक इंतहाई कभी किस्म का प्रोपेगेंडा फिर एक मखसूस पार्टी के एक्टिविस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी अदारे के सरबराह को हदफ तनकीद, ना सिर्फ के हदफ तनकीद, बल्कि वो उसमें थ्रेट्स उसमें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ये आप बड़ी सिंपल इसकी रीजनिंग है कि अगर एक सोशल मीडिया की कैंपेन पे एक थ्रेट की जा रही हो, और लाइफ थ्रेटनिंग वो थ्रेट हो, जिसमें ये कहा जा रहा हो कि किसी की जान का नुकसान किया जा सकता है, तो ये तो एक कल्पेबल एक्शन है बाय ऑल सेंस ऑफ लॉ। इस पर कल्पेबिलिटी अट्रैक्ट होती है, और इस पे जो भी पिनल दफात लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए। मैं इसके साथ साथ इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हुए ये बात कहूँगा कि ये रुझान मुनासिब नहीं है। पिछले 20-22 साल से इसी जमात के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिजान फैला रहे हैं। इसी जमात के लोग फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके इस तरीके से वो अपनी कोशिश करते हैं, जिसमें एक बिल्कुल पोलराइजेशन और इतनी बड़ी डिवीजन, इन्होंने इसको क्लीवेज को इतना ब्रिज कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि इसके बाद अब इस इंतहा पर पहुंच गए। तो ये जो 9 मई का वाक़या है, कोई स्टैंड अलोन वाक़या नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कैंपेन है। वो कैंपेन में ये जो चेयरमैन थे इस जमात के, वो खुद लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे, लोगों को इस तरफ वो इस भड़काते रहे इस तरह से कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने और उसमें फिर उसका नतीजा 9 मई जैसा निकलता है। तो मैं वो लोग जो इस तरह की कैंपेन कर रहे हैं उनको तंबीह कर रहा हूँ कि इस काम से बाज आएं। नाम ले लेकर वो लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट लगा रहे हैं, दिस इज विल बी डेल्ट विद अ वेरी वेरी फर्म हैंड। इस पर कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन मलिक साहब हम यही समझना चाह रहे हैं कि व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि पाक फौज की जानिब से इससे पहले भी बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में सानिया नौमे के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया, लेकिन फिर कई दिन हो गए और कोई पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आई। तो हुकूमत की कार्रवाई करने के दावे को संजीदा हम किस तरह लें? पहले भी तो कुछ नहीं हुआ। प्रोसेस है, इसमें अब आप प्रिवी नहीं है उस पूरी डिटेल के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फॉर द ब्रेविटी ऑफ थिंग्स। इसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अपने हतमी मराहिल में जा चुकी है। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन का मरहला आएगा। इन्वेस्टिगेशन में ठोस शवाहिद अवेलेबल हैं, जिसमें ये बात सामने आ रही कि ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड था, प्री प्लान था। उसके पीछे वो पूरी एक्टिविटी नज़र आ रही है कि किस तरह उस पार्टी के एक्टिविस्ट वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करते रहे, उनको वो हदफ बताते रहे, किन अहदाफ पर जाकर उन्होंने ये आर्सन और रैंसैक किया है। ये पूरी एक तफसील है, और वो तफसील उस तफ्तीश का हिस्सा है, सफ़े मिसल पे मौजूद है, और ये जब प्रोसिक्यूशन में जाएगा तो इट विल बी इन द पब्लिक आई ऑल्सो। अच्छा मलिक साहब, ये बता दीजिएगा, चलिए अब आगे जिस स्टेज पे है, अभी आपने क्लियर कर दिया, जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही है और उस पर आपका इख्तियार नहीं है। अब एक राय ये है या एक ख़दशा ये है कि ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर हुकूमत ना सिर्फ सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करेगी, बल्कि इस अंदाज़ में कुछ रेगुलेट करने की कोशिश करेगी कि आज़ादी इज़हार राय ही ख़त्म हो जाए। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे ऑनेस्टली आज़ादी इज़हार राय मेरे दिल से भी, मुझे भी बड़ी दिल से करीब है, और मैं उसको बड़ा जेलसली गार्ड भी करता हूँ। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आज़ादी इज़हार की आड़ में आप नफरत फैला रहे हैं।
तो हेट स्पीच वेल डिस्क्रिप्टेड है। हेट स्पीच जिसमें आप वो तमाम चीज़ें जो कि लॉ में डिफाइंड हैं कि आप नहीं कर सकते, आप अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि आप उसके साथ नफरत फैलाएं, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच। ये बड़ी क्लियर लाइन है, ये लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। इस केस में हमने देखा कि ये लाइन ना सिर्फ क्रॉस की गई बल्कि इसको सीमेंट किया गया विद प्रोवोकिंग आर्गूमेंट्स, और फिर इसकी आड़ में कभी ह्यूमन राइट्स की आड़ में जो कि बिल्कुल वो साबित नहीं कर सके, फिर फेक वीडियोस बना के पोस्ट की गई, दुनिया जहान से कुछ सेंटिमेंटल पिक्चर्स को उठा के उनको 9 मई के एहतजाज के सिलसिले में जो तस्वीरों के साथ रिलेट करने की कोशिश की। तो इट्स ऑल नॉनसेंस। मेरा ये मानना है कि ये वेल डिस्क्रिप्टेड है लॉ में, इसकी बड़ी तफसील दुनिया तय कर चुकी, हमारी अदालती नज़ायर इसकी तफसील तय कर चुके, ये हमारे लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में वाजे है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि किस हद तक ये एक नॉर्मल आर्गूमेंट हम देते हैं कि सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। मैं उससे आगे बियॉन्ड जाके आपको बात कर रहा हूँ कि ये इसको आपने जब डिमार्केट करना है कि किस जगह पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हेट स्पीच में तब्दील होती है। जब आप किसी को गाली देते हैं, जब आप किसी की जान के ऊपर हमला करने की बात करते हैं, जब आप रैंसैक करने की बात करते हैं, जब आप मॉब माइंडसेट के साथ एम्बुलेंसेस को जलवाने की बात करते हैं, तो ये फिर सारी चीज़ें हेट स्पीच में आती हैं। दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल डिफरेंशिएट तो होना ही चाहिए ताकि हेट स्पीच को ही बैन लगाया जाए या कंट्रोल किया जाए। कोई बैन ना लगा दिया। बिल्कुल, मतलब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जिस तरह के आपने कहा आप भी जेलसली गार्ड करते हैं, सो डज एवरीबॉडी एल्स, तो उसको कुछ ना हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। शंदूर पोलो फेस्टिवल हो गया है अब खत्म ऑलमोस्ट। हम नहीं गए नहीं गए। चित्राल ने अपने नाम किया है। चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी है। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की और कैलाशी डांस हुआ और मुख्तलिफ बैंड्स ने परफॉर्म किया और बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था। पैराग्लाइडिंग भी हो गई, पैराग्लाइडिंग भी हुई और खाने भी हो गए और खेमे भी लग गए और म्यूजिक भी हो गया और रबाब भी था। भी हुए भाई, और रबाब भी के बच्चे भी थे वहाँ, मिनी नगमे भी हुए, मतलब काफ़ी हल्ला गुल्ला था। और जिस तरह के इन्होंने वादा किया था कि बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल होने वाला है, तो हमें अच्छा वैसे हल्ला गुल्ला टर्म पहले कितनी यूज़ होती थी ना, अब नहीं होती। अभी मैंने की है, अभी आपने की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। बहुत होते हैं ये टर्म अब्दुल्ला, आई डोंट नो, आप अंग्रेज़ हो गए। हाँ, यंगस्टर्स जो हैं आजकल, जेन ज़ी जो है ना वो क्या होता है? जेंजी होती है वो जेंजी ने आगे पकड़ लेना है आपको, खुदा के लिए अपने आप को बीच में ना घुसाओ। लेकिन जेंजी लेटेस्ट वाली जनरेशन को क्या कहते हैं? जेंजी कहते हैं। अच्छा चलो, एनीवे आप नहीं है तो अच्छा ओके, ये हो गया। आगे वो हल्ला गुल्ला नहीं करते, वो सीन ऑन करते हैं, मेरा ख्याल है। सीन बहुत से लोग ऑन करते हैं। ओके आगे हम चलते हैं। ये था मेला जिस पे हम नहीं गए। हाँ, हम कभी जाएंगे कहीं? Will we ever get up from here? अच्छा, अभी हम चलते हैं अगली स्टोरी पे। यहाँ जाएंगे हम। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया है। ये वो केस है जिसमें इमरान खान की नाअहली का खतरा मौजूद है और अब 12 जुलाई को तोशाखाना केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज होगा और अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। बहुत अफसोस हुआ इस किस्म के फैसले से, कानून और इंसाफ का कत्ल किया गया है। हमारा एक राइट था, हमने एक रिवीजन फाइल की थी इस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि हमारी सारी सबमिशन को प्रेस साइड कर दिया गया था और हमें ही सुनने के लिए कोर्ट ने इस अदालत के पास रिमांड कर दिया था कि एटलीस्ट हमारा तो ये राइट था हेयरिंग का, वो हेयरिंग का राइट आपने नहीं दिया तो हमारा राइट अब रिबटल तो बनता है। अच्छा जी, जल्दी से, आपको पता है ना कि ये तोशाखाना वाला वही केस है जिससे चेयरमैन PTI जो है वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, बहुत कुछ हुआ, बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। रोज़नामा द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी हमारे साथ हैं, स्ट्रेट उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि चेयरमैन PTI के तोशाखाना वाले मामले पर आप बहुत शुरू से काम कर रहे हैं और आपसे काफ़ी बार हमारी इस पर बात भी हुई है, सब शवाहिद से वाकिफ़ भी हैं। आपकी नज़र में ये केस इतना मजबूत है कि ट्रायल चला तो चेयरमैन PTI के लिए बचना जो
जो है वो मुश्किल होगा? जी देखिए, इस केस में ये बड़ा क्लियर केस है और उनकी जो वायलेशंस थी, एक तोशाखाना के रूल्स होते हैं जिसमें आपको तोहफे मिलते हैं और वो एक पॉलिसी होती है जिसके ऊपर आपने रहना होता है। तो इमरान खान और तोशाखाना का जो केस है इसमें तो बड़ी बज़ाहिर किस्म की 2 से 3 वायलेशंस हैं। एक नंबर 1 वायलेशन तो ये है, देखेंगे इनको जब भी तोहफ़ा मिलना होता है, इनको जब तोहफ़ा मिलता है तो इन पे ये ऑब्लिगेशन होती है कि इन्होंने जो है वो डिपॉज़िट कराना है पहले तोशाखाना को, ताकि उसकी एंट्री हो, उसका रिकॉर्ड बने, और उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन होती है जो देनी होती है कि हमने ये रिटेन करना है तो हमें ये दे दें। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हुआ ही नहीं है इनके केस में। मोस्ट ऑफ द गिफ्ट्स जो हैं, और उनमें बड़ी एक्सपेंसिव कुछ घड़ियाँ भी थी जिसमें ये केस हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो ये वायलेशन होगी कि इन्होंने जो है वो उधर डिपॉजिट ही नहीं कराया, इनको तोहफ़ा मिला है और इन्होंने तोहफ़ा वो रख लिया है। दूसरी जो वायलेशन है, देखिए वो रिटेंशन प्राइस वाली है, जो आप पे करते हो कोई तोहफ़ा लेने के लिए। तो आपको पता ही है कि खान साहब ने ख़ुद जो है तोशाखाना रूल्स अमेंड किए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे से पहले जो हुक्मरान थे वो 20% पे क्योंकि रिटेन करते थे, तो हम जो है ये 50% पे रिटेन करेंगे। तो इंटरेस्टिंगली इस अमेंडमेंट के बाद भी जो उनको तोहफे मिले उन्होंने वो 20% पर ही रिटेन किए, ख़ुद अपने जो रूल्स उनके बनाए हुए थे वो उस पर नहीं उतरे। तो दूसरी वायलेशन तो ये होगी। अच्छा, और जो तीसरी वायलेशन है वो आई गेस सबसे ज़्यादा सीरियस है। ये जितने भी MNA होते हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ये जो है इनको जो है ये एक एसेट्स एंड लाइबिलिटी की एक गैजेट होती है ECP की, जिसके सामने इनको सब कुछ जो है डिस्क्लोज करना होता है। उसमें इनके सारे एसेट्स होते हैं और उसमें गिफ्ट्स भी आते हैं। ऑब्वियसली कोई अगर गिफ्ट है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो आपकी पोजेशन में है तो वो आप बाउंड होते हो कि उसे डिक्लेयर करो। तो खान साहब के केस में एक्चुअली ये हुआ कि खान साहब जिस वक्त ये सारा मामला उठा तब जाके ECP के सामने जो है इन्होंने डिस्क्लोज़ किए अपने एसेट्स। तो पहले जो थे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो रिकॉर्ड है उसमें खान साहब ने किसी जगह पर भी जो है ये वाला जो है इनको डिस्क्लोज़ नहीं किया। और इसमें एक और केस भी है ECP ने, जो कि वो इसमें एक और भी है कि देखें उन्होंने जाली रिसीट्स वाला जो था, आपको पता है कि F7 में जो शॉप थी, एक जो शफीक नामी बंदा था उसकी स्टेटमेंट भी आई थी और उसमें बज़ाहिर उसने कहा था कि ये जो रिसीट है जो कि उसी की शॉप की है, लेकिन उसमें साइन जो सिग्नेचर्स जो हैं वो उसके नहीं हैं, वो उसने सेल रिसीट नहीं बनाई। तो अब ये भी एक मामला है कि ये भी मतलब कि वो ज़ाहिर सी बात है फेक रिसीट रिकॉर्ड में दी गई और उसने ये भी कहा कि घड़ी भी मैंने नहीं ली। तो और आपको पता है शॉप का रिकॉर्ड भी जो था उसने इतनी जो है वो इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड सबमिट कराया तोशाखाना में, जो रिसीट सबमिट कराई उन्होंने घड़ी बेच के तोशाखाना में, और वो जो रिसीट जिस शॉप की थी वो शॉप इतनी उसकी सेल ही नहीं हुई, 2 सालों में उसकी इतनी सेल नहीं हुई जितनी उस एक घड़ी की जो है वो प्राइस थी। तो ये भी जाहिर सी बात है एक वो अलग मामला है। तो ये देखें ये तीन चार किस्म की ये जो हैं वायलेशंस हैं, तो ऑब्वियसली केस तो पक्का है। अच्छा कासिम, भी कच्ची थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन, आपने भी जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन एक अलग से केस चला रहा है, काफ़ी तफ्तीश वो कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत कुछ कहना सुनना शायद बाकी ना हो। तो 2 दिन बाद अगर इस केस की समाअत शुरू होती है, कितना वक्त लगता आपको नज़र आ रहा है इस केस को किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में? ECP क्या करता है कि ECP इन्वेस्टिगेशन करके सारा कुछ करके अब उन्होंने वो पूरा केस बना के सेशन कोर्ट को आगे प्रेजेंट कर दिया है कि प्रोसिक्यूशन के लिए आगे मतलब क्रिमिनल ट्रायल के लिए एक्चुअली उधर भेज दिया। अब देखना ये है कि सज़ा क्या मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन कि आपका जो सवाल है कि कितना अरसे तक इसकी जो है समाअत चलेगी। देखिए इस केस में जो है मैंने 3 एक्चुअली विटनेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो आप देखिए कि 3 विटनेस अगर तो ये अब हेयरिंग्स पे कि अगर एक दिन के बाद एकदम फ़ौरन हेयरिंग्स हुई फिर तो ये मामला मेरा ख्याल से एकदम इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ आप देखें कोई 2 या 3 महीने के दरमियान का टाइम होता है कि इन्होंने जो है ECP अगर इसका मामला सेशन कोर्ट को आगे फॉरवर्ड करे क्रिमिनल ट्रायल के लिए, तो उन्होंने 2-3 महीने का टाइम होता है जिसमें उन्होंने फैसला देना होता है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, आपको पता है यहाँ पहले ही थोड़ा सा स्लो जो है चीज़ें मामला चलते हैं। तो इसका यही है कि देखें अगर ये इसमें एकदम केसेस ये अगर हेयरिंग एकदम आई, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा विटनेस भी इसमें नहीं चाहिए, 3 विटनेसेस ही चाहिए, तो ये मेरा ख्याल से 6-7 दिन में है ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए।
तो देखते हैं अब कि सेशन कोर्ट जो है कब फैसला देता है और सज़ा इसमें क्या होती है, उनको जेल होती है, कितने अरसे के लिए होती है या क्या होता है। कासिम जी जी, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तोशाखाना तहाइफ लेने से मुतालिक सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं बल्कि सभी जो साबका हुक्मरान हैं उनके नाम भी आ चुके हैं, तो इसलिए सभी फंसेंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होगा? तोशाखाना जो है अभी बिल्कुल खाली है। जो तोशाखाना की प्रेजेंटेशन है अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं, और ये भी आई गेस इसलिए क्योंकि मामला इतना वो हो गया था, इस वजह से इस मामले की इतनी हाइप बन गई थी, तोशाखाना हो रहा था। तो अब जाके हम देख रहे हैं कि तोशाखाना के जो डिपार्टमेंट है उसमें चीज़ें भी जो है, उसमें घड़ियाँ शड़ियाँ, उसमें जो सॉर्ड्स हैं, उसमें जो और ज्वेलरी की जो चीज़ें हैं वो भी इस तरह सामने आती रही हैं। वरना तो बड़ा मतलब इस तरह खजूरें कोई छोड़ जाता था और वो भी जो है ख़त्म हो जाती थी। तो ये तोशाखाना के गिफ्ट जो हैं वो तो देखें सब ने लिए हैं। अब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ऊपर केस बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिटेंशन का भी हमने एक लॉ रखा हुआ है कि वो रूल्स हैं कि अगर किसी ने लेने हैं तो जाहिर सी बात है उनका उसका एक प्रोसीजर है, तो ले तो आप सकते हैं, रख तो आप सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हैं क्या आप उनको फॉलो करते हैं? वो मतलब जिन लोगों ने नहीं फॉलो किए, जाहिर सी बात है कि उन सब के खिलाफ, जिस तरह अभी इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वो उन सब के खिलाफ भी जाहिर सी बातें चलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको एक और बात कहते चलूँगा कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं सारे, और ये जो सेनेटर्स हो गए, पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, ये तो चलें ECP को जवाबदेह होते हैं। ECP जो है क्योंकि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो है उनको डिस्क्लोज करना होता है ये सारा मामला। लेकिन ये जो फॉरेन गिफ्ट्स जो होते हैं, जो तोशाखाना के गिफ्ट्स होते हैं, ये आपको पता है कि सेक्रेटरीज को भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलते हैं। FBR को जो है इनको चेक करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्या डिस्क्लोज किए हैं, क्या उन्होंने रिटेंशन प्राइस पे की है और क्या सब कुछ किया है। तो ये जाहिर सी बात है सारों के लिए सेम होना चाहिए, और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सबके खिलाफ होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ को जो है नहीं अपनाया उन सब के खिलाफ जाहिर सी बात है एक्शन होना चाहिए। थैंक यू आपका कासिम अब्बासी। अच्छा, ब्रीफली क्विकली हम आपको बता दें, मैं एक बात बताना वो बंदा पकड़ा गया वो जो दुबई की वीडियो नहीं आई थी, गाड़ियाँ खरीद रहा था, वो पकड़ा गया, जो आपने भेजी थी मुझे, फॉरवर्ड की थी, मैंने आपको फॉरवर्ड की थी। तो कौन से मुल्क का निकला ये? एशियाई बाशिंदा बताया गया, लेकिन ये पकड़ा गया। साइबर उन्होंने कहा जी मुतकब्बराना सोच को फरोग दे रहा था। ये वीडियो फनी थी वैसे। वी कैन सी यू टुमारो।